जी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पार्ट 2 शुरू हुआ है अभी अभी। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 30 मशीन आवर्स। दो बातें हैं, इतना गुस्सा गुस्सा एंड 30 मशीन आवर्स, अभी भी गुस्सा है। अच्छा जी, अब पहले लेबर को देख लेते हैं। मशीन आवर्स तो नॉर्मली मशीन आवर्स का लेबर से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, मशीन आवर्स दे दे तो कभी कभी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकालते हुए इनको यूज़ कर लेते हैं हम। मशीन जितना चलेगी उतनी बिजली जलेगी। हाँ, शेर बन गया। मशीन जितना चलेगी उतनी बिजली जलेगी, तो वो वेरिएबल ओवरहेड, तो वो मशीन आवर्स उस वक्त तो यूज़ होते हैं। फिलहाल तो लेबर की बात करें। मटीरियल और लेबर में सबसे ज़्यादा जंग छिड़ दिया, देखा है आपने, बाकी तो आसान है। द स्किल्ड लेबर जो हमें चाहिए, वर्कर्स आर पेड अ गारंटीड वेज ऑफ 20 पर आवर। हम गारंटीड वेज दे रहे हैं, पर आवर 20 दे रहे हैं, तो ये ना समझ लेना ये नॉर्मल का 30% तो नहीं है। अज्यूम कर लें सर ये नॉर्मल का 50% है, कान के नीचे दूंगा, अज्यूम खुद से नहीं करना होता कुछ। बता रहा है गारंटीड 20 रुपए देते हैं, मतलब ये नॉर्मल रेट है जो हम उनको दे रहे हैं। गारंटीड वेज का मतलब क्या है कि उनको पैसे देते ही देते। गारंटीड वेज का मतलब क्या होता है, भाईजान आप दिन में 8 घंटे काम करो, आप हफ्ते में कितने बन गए, अगर 6 डेज 48 आवर्स काम करो, तो भी आपको लेट से 10,000 रुपये देने हैं हमने, ठीक है। और अगर आप कभी 40 घंटे काम करते हो, 35 करते हो, 30 करते हो, काम नहीं होता, आपको 10,000 ही मिलता रहेगा, लेकिन वो पर आवर होता है बेसिकली। हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे आपको हम 200 रुपये पर आवर पे करते रहेंगे, और कम से कम 48 घंटों का पे करेंगे। बात समझिए, हम आपको 200 रुपये पर आवर के ऊपर रखते हैं, और कम से कम 48 घंटे हर हफ्ते 48 घंटे के पैसे आपको मिलेंगे। अब अगर तो 48 घंटों से ऊपर आप काम करोगे तो आप ओवर टाइम करना, और अगर 48 घंटों से कम भी करोगे तो भाई को जगा के बताओ 48 घंटों के पैसे फिर भी हम देंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं मिनिमम वेजेस। लेबर के चैप्टर में भी इसकी बड़ी प्रैक्टिस होगी। बहरहाल सादा सी बात है, फिर तसल्ली से समझ लो, को मसला है तो मुझसे पूछ लो। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है, गारंटीड वेजेस का मतलब क्या होता है कि 20 रुपये हमने देने ही देने हैं, ठीक है। गारंटीड वेज का मतलब ये नहीं होता कि रेट फिक्स होता है। रेट तो हमेशा ही फिक्स होता है। जब किसी को रखा जाता है तो रेट पहले फिक्स जो किया था वो रेट वही होता है। अब हमने क्या कहा हुआ उनको, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। हमने कहा यार नहीं, देखो बात सुनो, आप चूँकि कभी कभी काम नहीं भी होता तो आपका घर तो हमने चलाना ही है, ठीक है। तो आपके पास काम हो या ना हो, आप वेले भी बैठे रहोगे ना आके हमारे पास, क्योंकि आप हमारे पास बाउंड हो, तो आपको 48 आवर्स के पैसे हम देंगे। तो ये तो एक तरह से फिक्स्ड ना हो गया, ये तो फिक्स्ड ना हो गया। अब अगर 48 आवर्स के पैसे उसको दे रहे थे हफ्ते में, उसमें से मिसाल के तौर पे 18 घंटे फारिग थे, 30 घंटे वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। हमें नया ऑर्डर रिसीव हुआ, हमें उसके लिए 15 घंटे चाहिए थे इनके, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, भाईजान पैसे तो आपको 48 के दिए हुए हैं, आ जाओ आके ये 15 घंटे इस पर भी काम कर दो। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, नील। रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो मिनिमम गारंटीड वेज होती है ये एक तरह से फिक्स कॉस्ट होती है, इररेलेवेंट होती है। डिसीजन बदलने से इसने बदलना नहीं होता। तो अब याद रखना, ये तो सारी गपशप थी, पर्चे के लिए याद रखना, अगर स्पेयर कैपेसिटी मौजूद हो और हम मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, गारंटीड वेजेस दे रहे हैं, तो स्पेयर कैपेसिटी की रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा क्या हुआ करेगी, नील। क्या हुआ करेगी, नील, ठीक है। और अगर वो यूं कहता गारंटीड वेजेस दे रहे हैं लेकिन देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी, तो फिर अगली कहानियां शुरू हो जाती हैं। वो ओवर टाइम करेंगे, या हम बाहर से किसी को लाएंगे, या वो ओवर टाइम करेंगे किसी और जगह से उठाकर उनको इधर भी लगाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, वो अगली कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। सही है। तो गारंटीड वेज का मतलब समझ आया। मिसाल के तौर पे दिन पे लाता हूँ, ज़रा आसान करता हूँ। हर रोज़ आपको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। आप अगर कभी 5 घंटे काम करोगे, कभी 6 घंटे करोगे, कभी 8 करोगे, आपको हमने 800 रुपये देना है, पक्का हो गया। आपको 100 रुपये पर आवर हमने देना है, और कम से कम 8। किसी दिन आप 4 घंटे काम करोगे ना तो घर जाते हुए 800 रुपये ही दे के भेजेंगे। 5 घंटे काम करोगे तो घर जाते हुए, और 8 घंटे काम करोगे तो भी घर जाते हुए 800 रुपये देंगे। हाँ, अगर 9वां घंटा काम करोगे तो ऊपर वाले घंटे के 200 रुपये ओवर टाइम के, ठीक है ना। समझ आ गई अब बात की। तो 8 घंटे हमने इसके साथ क्या कर लिया, गारंटी कर लिया इसको हम 8 घंटे के हिसाब से 20 पर आवर देंगे,
ये मिनिमम इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब इसके पास 3 घंटे आज फारिग थे, हमें एक काम आ गया जिस पे चाहिए थे 2 या 3 घंटे इसके, तो इसके पास कहेंगे स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, बोलो स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है ना, तो स्पेयर कैपेसिटी के अंदर अपना काम उससे करवा लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे। 800 तो हमने वैसे ही देना था, ये काम करता या ना करता, तो इसलिए अब आगे पढ़ो। मैन्युफैक्चरिंग में 250 आवर्स रिक्वायर्ड थे, स्किल्ड वर्कर्स आर पेड गारंटीड वेज, अब आगे पढ़ रहे हैं, of ₹20 per hour and the current spare capacity available with TL for such class of worker is 100 direct labor hours। ओ 250 आवर्स चाहिए थे और भाई के पास 3 घंटे चाहिए, इसके पास 3 घंटे स्पेयर थे, लेकिन हमें प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो 8 घंटे चाहिए, तो 3 घंटे के पैसे नहीं देंगे, बाकी 5 के इसको देने पड़ेंगे। वो 5 घंटे के पैसे क्या होंगे वो तो सवाल बताएगा। हो सकता है वो 5 घंटे किसी और मजदूर को लेकर आए, हो सकता है इसी को ओवर टाइम दें, हो सकता है इसी को कहीं और से उठाकर, तो वो अगली बात भी सवाल बताएगा। तो यहाँ तक समझ आ गया। 250 टोटल आवर्स चाहिए, जिनमें से 100 आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, नील, बाकी बच गए कितने, 150 आवर। हाउएवर एडिशनल आवर्स में बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर, ओए होए अब 2 आ गए ऑप्शंस, पेइंग ओवर टाइम एट 23 पर आवर, किसी को ओवर टाइम दे दें या इसको झंडी कराएं, और हायरिंग टेम्परेरी वर्कर फॉर 21 पर आवर, सस्ता मिल रहा है ये, ठीक है। लेकिन इस टेम्परेरी, क्योंकि ये काबिल एतमाद पुराना दोस्त है हमारा, ठीक है, जो नया टेम्परेरी वर्कर लेकर आएंगे पता नहीं वो कैसा काम करे, तो अगर इसको हायर करते हैं तो 5 आवर्स ऑफ सुपरविजन भी चाहिए, हालांकि एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर के हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, दीज वर्कर्स वुड रिक्वायर 5 आवर्स ऑफ सुपरविजन बाय एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर हु वुड बी पेड ओवर टाइम ऑफ 20 पर आवर, तो 5 घंटे एट द रेट ऑफ 20 पर आवर, यानी कि अगर वो इसी को हम पे करें तो 23 पर आवर, ऊपर वाले 150 घंटे, और अगर नया हायर कर लें तो 5 आवर सुपरविजन के भी ऐड हो जाएंगे, प्लस 21 पर आवर उनको भी देना है। अब ये कॉस्ट हैं, मैंने आपको कहा था जब कॉस्ट आ जाएंगी तो हम इन दोनों में से कंपेयर करके लोअर को उठाएंगे, ठीक है जी। तो कहानी शुरू करते हैं जी। यहां पे हम क्या लिखेंगे, कौन सी लेबर है, स्किल्ड लेबर। अब इसके बारे में पहले अंग्रेजी लिख लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद फिर यहाँ पे आके आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे जी, 100 स्पेयर आवर्स, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर 100 स्पेयर आवर्स विल बी नील बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है। फॉर एडिशनल 150 आवर्स रेलिवेंट कॉस्ट विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग 2, और फिर वो निकाल लेते हैं, ये तरीका होगा। ये मैंने 24 को 24 सवालों में ऐसा ही तरीका रखा है। कौन से 24 सवाल जो आपने नहीं किए हुए उनकी बात कर रहा हूं, आज कर लेना। नोट 4 जी, 3 तो हो गया ना, फॉर 100 स्पेयर लेबर आवर्स। अब यहाँ स्किल्ड लिख भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं नोट तो इसी के डाल रहा हूँ, आगे लिखा तो हुआ नोट 4, खैर चलो। फॉर 100 स्पेयर लेबर आवर्स या 100 लेबर आवर्स स्पेयर, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील बिकॉज, ये बिकॉज ना भी लिखो तो काम चलेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा पेमेंट या एडिशनल पेमेंट फॉर दीज आवर्स। ये मैंने आपके लिए लिखा, वरना ऊपर काफी था। फॉर 100 स्पेयर लेबर आवर्स रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फॉर रिमेनिंग 150 आवर्स, इधर देखो इसके बारे में बताओ कैसे निकला ये 150, 250 माइनस 100, ये यूं करना है। फॉर रिमेनिंग 150 आवर्स रिक्वायर्ड relevant cost will be lower of following 2 costs, और वो कौन कौन सी हैं जी। नंबर 1 ओवर टाइम पेमेंट पर आवर ही देख लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। ओवर टाइम कॉस्ट पर आवर, ये भाई को, एग्जिस्टिंग भाई को
23, ठीक है। और दूसरा क्या है, हायरिंग ऑफ न्यू लेबर या टेम्परेरी लेबर, जो भी अंग्रेजी लिख लो। अब इनके बारे में इधर देखो, 21 पर आवर है, हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू लेबर पर आवर है ये भी। जी बच्चों, ₹21 तो था ही, प्लस ये बंदे अगर हायर करते हैं तो हमें 5 आवर्स सुपरविजन के चाहिए। ओवर टाइम 20 पर आवर है। ओवर टाइम कितना है? अच्छा, अब यहाँ टोटल निकालनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से टोटल निकालने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओवर टाइम कॉस्ट पर आवर नहीं निकालते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये ईजी, जहाँ पे लगे ईजी, वैसे निकल सकता है पर आवर में, उधर सुपरवाइजर का निकाल, लेकिन खाम खाए कि नहीं कैलकुलेशन में फंसेंगे, तो सिंपल ओवर टाइम कॉस्ट यहीं पर निकाल लो। 23 इंटू कितने आवर्स हैं? ₹23 आपके लिए लिख दूं, वरना 23 काफ़ी था। ₹23 इंटू पर आवर इंटू 150 आवर्स, जी 3450। और यहाँ पर ₹21 पर आवर इंटू आवर्स तो 150 चाहिए ना जी, 150 आवर्स प्लस कितने आवर्स चाहिए, और सुपरवाइजर को कितना पे कर रहे हैं? 20 पर आवर, और कितने आवर्स? 5 आवर्स इनको सुपरविजन करनी पड़ेगी इस टेम्परेरी लेबर की, ये एक्स्ट्रा पेमेंट। जी 32, इनमें से लोअर क्या है? तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, फॉर रिमेनिंग 150 आवर्स रिक्वायर्ड रेलेवेंट कॉस्ट विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग टू। तो लोअर क्या है? 3250, तो यहाँ पे आकर लिख दो। अब जो कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म हो गई है, फिर यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर मैं पर आवर निकाल लेता तो यहाँ पर 150 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता। ठीक है जी, चले आगे। आगे क्या बचा है यार? ओ, ये 30 लेबर आवर्स, 30 मशीन आवर्स कहीं इस्तेमाल नहीं हुए बच्चों, अभी इस्तेमाल नहीं हुए, थोड़ी देर में हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी सवाल तो सारा हो गया। ठीक है, अच्छा है जो यही क्या रहा है, देखो, हायरिंग टेम्परेरी वर्कर्स एट 21 पर आवर, दीज वर्कर्स तुम आ गए, दीज वर्कर्स वुड रिक्वायर 5 आवर्स ऑफ सुपरविजन बाय एएल्स एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर हु वुड बी पेड ओवर टाइम ऑफ। हमने ये जो वर्कर हायर करने हैं, इनको 5 घंटे सुपरविजन चाहिए होगी, ठीक है ना, तो इसीलिए 5 घंटे की कॉस्ट ले रहे हैं। हम आपको याद कर रहे थे पहले कि यार सर हम ये सारा कुछ लिखें, लेकिन फिर आप हमें मिले ही नहीं, चले आप कहीं निकल गए थे बारोबार। काफ़ी देर से तो आए बैठो, लेकिन उस मौके पे तो नहीं थे ना, मौका तो गुजार दिया था ना आपने। जी नेक्स्ट, द मशीन ऑन विच मोटर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड वॉज लीज्ड बाय टीएल लास्ट ईयर। अच्छा, पिछले साल लीज की थी, तो ये तो इररेलेवेंट होगा, क्योंकि ये तो पास्ट कमिटेड, चलो पास्ट ना सही, कमिटेड तो है, मतलब अगर डिसीजन बदल जाए तो क्या ये बदल जाएगी? ये तो कह रहे हैं कि पिछले साल हमने इसको किराए पे ले लिया था एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000 एंड इट हैज स्पेयर कैपेसिटी। बहुत अच्छी बात है, इसके पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। कितने आवर्स की? 110 आवर्स पर मंथ। हमें तो चाहिए क्या? 30 आवर्स। एक तो ये पता लग गया, और दूसरा कहीं पे लिखा होता है ये कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन मोटर। चलो अच्छी बात है, खैर हर महीने ही, फिर तो ज़िंदगी आसान ही है, हर महीने ही उसके पास 110 पर मंथ उसके पास ये आवर्स मौजूद है। तो हमें तो सिर्फ कितने चाहिए? 30 आवर्स। ठीक है, तो 30 आवर्स। अच्छा, अब वो 5000 जो मंथली रेंट है, ये 5000 जो मंथली रेंट है, इसका क्या कहते हो?
ये जो लीज़ के ऊपर हमने ये 5000 इसकी स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, ये लीज़ रेंटल का क्या करें? लीज़ रेंटल इज़ अ कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ इररेलेवेंट। लेकिन उसने क्या कहा था, सारा कुछ बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे लीज़ रेंटल्स N5 डैश N5 H5N1 जी, लीज रेंटल्स आर कमिटेड, ये क्या लिखा है मैंने, कमिटेड लिखने की कोशिश की थी, मैं दोबारा कर लेता हूँ, आर कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट देयरफॉर इररेलेवेंट। अच्छा, ये इररेलेवेंट और रेलेवेंट ज़रा ध्यान से लिखा करो, वरना रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट कर लिया करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असगर भाई को मैंने सोल्यूशन भेजा, क्योंकि मैं लिख के भेजता हूँ, वो टाइप करते हैं, तो मैंने एक जगह पे लिखा हुआ था वेरिएबल ओवरहेड्स आर इंक्रीमेंटल देयरफॉर रेलेवेंट, तो उन्होंने इसके, जब मैं वो फिर हैंडआउट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ लिखा था कि वो उन्होंने लिखा हुआ वेरिएबल ओवरहेड्स आर इंक्रीमेंटल देयरफॉर इररेलेवेंट, तो मैंने कहा देखो एक आई आर ही लगा है और एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मैंने कहा सवाल ही, तो ध्यान से ज़रा, इररेलेवेंट है या रेलेवेंट है, नहीं तो रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट लिखो, नॉट रेलेवेंट, देयरफॉर नॉट रेलेवेंट, ये ठीक है, रेलेवेंट लिखो या नॉट रेलेवेंट लिखो, बल्कि यही करो, नहीं पता नहीं आपको ऐसी गलती आप भी ना कर दें, लिखे हुए को देख कर अगर रेलेवेंट नॉट इररेलेवेंट ओके, रट्टा नहीं ना अभी सही लगा हुआ है, भूल जाता हूँ जी। नेक्स्ट, द वेरिएबल रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन इज रनिंग कॉस्ट, मशीन जब भागती है तो 15 रुपये पर आवर, कितने आवर्स भगाना है इसको हमने इस ऑर्डर के लिए, ये ठीक है ना जी। तो ये 30 आवर्स यहाँ पे मैंने उस दिन ये कल परसों जब डिस्कस किया था तो ऐसी लकीर भी लगा के भेजी थी घर आपको। तो ये 15 वेरिएबल वॉकिंग या रनिंग कॉस्ट जी, कितने आवर्स चाहिए, 30 आवर्स और ₹15 पर आवर जी, फरमाएं। लेकिन मसला क्या है, बताना है, ये क्यों लिया हमने, वो जी जो होते हैं ना वेरिएबल ओवरहेड्स, वो हमेशा नोट नंबर 6 जी, वेरिएबल ओवरहेड्स आर, अब ये आज मैंने लिखी हैं सारी बातें, आइंदा मैं बोला करूँगा, ठीक है ना, एक पेपर की तैयारी होगी बस, आइंदा क्या आप 2 दिन और लगने हैं मेरे ख्याल से, तीसरा शायद आधा लग जाए और फिर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में घुस जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कल आपको होमवर्क में एक सवाल दूंगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर टारगेट कॉस्टिंग और रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स होगी। टारगेट कॉस्टिंग तो पढ़ लिया ना, मिक्सिंग शिक्सिंग तो चलती रहेगी ना, आगे जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे ऐसी मिक्सिंग ऑन रहेगी, ठीक है ना। मिक्सर हमने लगाया हुआ है, लेकिन मसला ये ना शुरू में तो कुछ नहीं ना पढ़ा होता, अब एक एक करके चीज़ें बढ़ रही हैं तो फिर मिक्सिंग भी होती जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स आर इनकरी, सर बहुतियाँ गल्ला ना कराया करो, पढ़ाया करो, अपना काम कराया करो। वेरिएबल ओवरहेड्स आर इंक्रीमेंटल सो रेलेवेंट, बस ठीक है, लिख लो ऑलवेज रेलेवेंट, उस तरह से लिख लो जी। ये समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, नहीं तो सुनो, वेरिएबल एंड वालों, वेरिएबल ओवरहेड्स पूरा लिखना पर्चे में, OH ना लिख देना। वेरिएबल ओवरहेड्स आर इंक्रीमेंटल सो रेलेवेंट। यार इररेलेवेंट क्यों पढ़ रहे हो यार, मुझे छेड़ा तो मत करो, सो रेलेवेंट बड़ा क्लियर लिखा हुआ था, अब तो सही है, अब समझ आई है, मुझे सता के तुम्हें समझ आती है, जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओह, तो ये जो चाह रहा था मैं, रिकॉर्ड हो ये, मतलब उनको भी जाना चाहिए जो घर बैठे हुए हैं, वो भी सताते हैं ना पढ़ के। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, हाँ जी, कितने आएंगे, एब्जॉर्ब फिक्स, पूरा ओवरहेड्स लिखना, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स
कोई नहीं आने, लेकिन बताना है। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर existing fixed overheads, therefore ignored. Existing fixed overheads, therefore not relevant या therefore ignored, ये भी लिख सकते हैं। खत्म है ये चैप्टर। अब बस सवालों में, और सवालों में भी यही देखेंगे आप, 70% तक सवाल आपका सही होगा इंशाल्लाह। हर सवाल के अंदर एक या दो एडजस्टमेंट्स बरकत के लिए ऐसी ज़रूर होंगी जो थोड़ी कोशिश से हो सही, वो भी जाएंगी, थोड़ी कभी कभी नहीं भी होंगी सही। तो कंसर्न ये नहीं है कि वो एडजस्टमेंट सही नहीं हुई, पर्चे में भी सही नहीं होगी वो। कंसर्न तब फेल वो बच्चा नहीं होगा जिसकी वो एक या दो एडजस्टमेंट्स जो नहीं आती हैं हर दफ़ा वो सही नहीं होंगी। फेल वो बच्चा होता है जो बाकी 5-6 एडजस्टमेंट्स रूटीन वाली हैं उनको भी गलत करके आता है। रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट जो छोड़ के आता है, जिससे वो नहीं होती, उस बच्चे की फेलियर, वो फेलियर उसका होता है, और वो बच्चा ही होता है जो तैयारी करके नहीं जाता। वरना जिसने रेलेवेंट कॉस्टिंग के 15 सवाल का 24 सवाल तो वो सारे भी सवाल ही हैं वैसे, इत्तेफाक से प्रैक्टिस में ज़्यादा ही हो गई। पास पेपर के भी इसके अलावा को 5-6-7 सवाल करके चले जाओ, छोटे छोटे सवाल 24 सवाल तो उन्हीं में से ही बनना है। तो भाई फिर 80% तक तो सवाल वही होगा। अंग्रेज़ी बदली, फिगर्स बदली, तो मार अंग्रेजी की दे लेता है आपको, बाकी इधर से मारनी पड़ेगी इंशाल्लाह आपको, अगर आपकी नीयत वाकई है कि मार ना पड़े। बाकी वो नीयत अभी कुछ लोगों ने नहीं की हुई तो वो आज कर लें, आज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, होमवर्क में ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन आपको दिया है। इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट में कोई मसला है तो वो पूछें। कितने बच्चों ने किया ये क्वेश्चन? मैं ये चाहूँगा कि दोबारा ट्राई भी कर लें बाकी भी, लेकिन चलें आप लोगों ने चूँकि किया है तो कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो वो पूछें। सोल्यूशन बेशक ना देखें, पहले क्वेश्चन पूछ लें जिसमें मसला आया था। इसकी अच्छा स्किल्ड लेबर, भाई कह रहे हैं स्किल्ड लेबर के बारे में बताएं। अच्छा जी, इसका नंबर तो बाद में, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। ये स्किल्ड लेबर का पॉइंट था, ठीक है ना, 0.5। ओके, मुझे ज़रा तरतीब से ज़रा देखने दो, ज़रा क्विकली पढ़ लेते हैं। चलो, बीबी कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन इंक्वायरी फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ 500 यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं जी? 500 यूनिट्स का ऑर्डर है। प्रोडक्ट B22, negotiation on final price to charge the customer are in progress and sales manager has asked you to supply relevant cost. The following information is available. Requirement है, calculate minimum price that company should be prepared to expect for 500 units of B52. Explain briefly but clearly how each of the figure in minimum price calculation has been obtained. उन्हें हर फिगर का कह दिए कैसे आई है, तो चलो जो छोड़ेंगे वो तो वैसे ही लिखते थे, जो आने वाले हैं वो भी लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे सवाल। ये भी मैंने ऐसे ही सोल्यूशन किया हुआ है इसका, ठीक है। अब सोल्यूशन जैसे मैंने आपको ये करवाया है ना, अब आपको इससे अगला ये सोल्यूशन, इससे पिछले वो 24 सवालों के सोल्यूशन, और इसके बाद जितने भी सोल्यूशन आएंगे वो एक जैसे ही लगेंगे। तो इसको भी हम एक फॉर्मेट पर डाल चुके हैं, बस टाइप का ध्यान रखना है। अगर आ जाए इवेल्युएशन तो ये जहन में रखना, रेलेवेंट रेवेन्यू लेस रेलेवेंट कॉस्ट। अगर आ जाए मिनिमम बिड प्राइस तो ये मिनिमम बिड प्राइस है। सॉरी, ये पिछले सवाल का क्या था टोटल? 148, ये 14860 क्या है? ये है रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। और इसी को क्या कहते हैं जी? जो उन्होंने लिखा हुआ था, बल्कि उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने? रेलेवेंट कॉस्ट। अपने समझने के लिए लिखना है तो लिख लो, इसको भी क्या, इसको कहा जा सकता है मिनिमम बिड प्राइस। लेकिन ये इस पर्चे में नहीं लिखना, मतलब जब सोल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि उसने ये लफ्ज़ नहीं लिखा था। अच्छा, तो एक तो ये टाइप हो गई, मिनिमम बिड प्राइस बताओ। दूसरी हो सकती है बिड प्राइस बताओ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या सेल प्राइस। जब सेल प्राइस आती है तो इसी के अंदर ये जो आया इसी के अंदर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। और तीसरा वो जो सबसे पहला सवाल किया था, रेवेन्यू लेस कॉस्ट, यहाँ से नेट में पॉजिटिव रिजल्ट तो एक्सेप्ट करो, यानी कि वो डिसीजन करवाता है, ठीक है, रिकमेंडेशन मांगता है। तो ये 3 तरह के सवाल हैं, करने का तरीका तो हर एक का एक। तो अब फॉर्मेट आगे वर्किंग का भी हमने एक जैसा ही कर लिया, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट किस तरह से निकल रही हैं तो वो तरतीब मिलती जुलती होगी। जब 24-25 सवालों में एक तरह से काम करोगे तो ये भी काम सीधा हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, तो उसके बाद ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B22 रिक्वायर्स रॉ मटेरियल X और Y। जिन बच्चों ने किया X और Y में कोई मसला,
बेटा मैं .4 में मटेरियल एक्स है, ये भी आगे है। मैंने पूछा मटेरियल एक्स इसके साथ ये पॉइंट है और मटेरियल वाई इसके साथ ये पॉइंट है, इसमें कोई मसला नहीं है। .4 पे आते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B22 रिक्वायर्स फॉलोइंग नंबर ऑफ लेबर आवर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। स्किल्ड लेबर आवर 5 और कितने यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब टोटल रिक्वायरमेंट क्या बन गई फिर जी? अगर 5 आवर्स एक यूनिट पर लगते हैं और 500 यूनिट्स का ऑर्डर है तो टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 2500 आवर्स रिक्वायर्ड हैं हमें स्किल्ड के और 1500 यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं अनस्किल्ड के। ठीक है जी, आगे चलें। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर सो दैट इफ प्रोडक्शन ऑफ बी दो दफा हो गया, सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ B22 गोज अहेड इट विल बी नेसेसरी टू ट्रांसफर स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम अदर वर्क टू अंडरटेक इट। यानी स्किल्ड वर्कर जो हैं हमारे, उनकी शॉर्टेज है और अगर हमने ये ऑर्डर लेना है तो उनको कहीं और से डाइवर्जन कॉस्ट, ठीक है, उनको कहीं और से लाना पड़ेगा। द अदर वर्क ऑन विच स्किल्ड लेबर इज एंगेज at present is the manufacture of B16. The selling price and variable cost information of B16 is as follows. इससे पहले ज़रा रुको और मुझे बताओ, अगर कभी ऐसा मामला हो जाए तो हमने क्या क्या डिसाइड किया हुआ है? डाइवर्जन कॉस्ट या ट्रांसफ़र कॉस्ट। डाइवर्जन या ट्रांसफ़र कॉस्ट ये हमारे लिए क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट। और डाइवर्जन कॉस्ट क्या होती है जी? जो हम पहले वेज पे कर रहे हैं, वेजेस पेड ऑलरेडी, ठीक है जी, और क्योंकि ये भी पर आवर होती है तो हम उसके बाद क्या कहते हैं जी? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट दैट अदर प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन पर B16 लॉस्ट, और ये भी क्या करते हैं हम? पर आवर। ठीक है जी। अब वो कहता है जी ये इन्फॉर्मेशन देकर, यहाँ पे उसने एक लाइन ये भी लिखी हुई थी, स्किल्ड लेबर को हम कितना पे करते हैं? 8 घंटे पर आवर। तो ये 8 घंटे तो 8 रुपये पर आवर, तो पर घंटा तो पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये पर ही चल रहा है, अच्छा पर आवर। आगे कहता है ये B16 वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने कहा अच्छा, तो B16 के ऊपर सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर स्किल्ड लेबर के 24 रुपये मिल रहे हैं हमें, उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन फॉर गोन ही हमने लेना होता है। डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला सवाल, हमें यहाँ पर डाइवर्जन कॉस्ट या ट्रांसफ़र कॉस्ट चाहिए पर आर, ठीक है जी। अब वेजेस तो 8 रुपये की पर आर ही गिवन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सवाल के अंदर जो गिवन है वो पर यूनिट है। द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर B16, तो वो पर यूनिट गिवन है। अब एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं ये? 45, लेकिन हमें चाहिए पर आर कंट्रीब्यूशन, तो इस कंट्रीब्यूशन को पर आर पर स्किल्ड लेबर आर, कंट्रीब्यूशन 45 है, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा उन आर्स से जो स्किल्ड लेबर के इस पे लगे। अब इस सवाल के अंदर उसने वो आर्स गायब कर दिए। यहाँ लिख देता ना एक लाइन में, यहाँ लिख देता कि द सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन दिस, एंड आगे लिखता ईच B16 रिक्वायर्स 3 आवर्स, होना भी 3 है। ये मैंने निकाला कैसे? ईच B16 रिक्वायर्स 3 आवर्स, ये असल बात है। लिख देता तो जिंदगी आसान थी, नहीं लिखा, छुपा दिया इस बात को। कहां छुपाया? स्किल्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 24, और हर स्किल्ड लेबर को पर आवर कितना पे करते हैं? इसका मतलब ये 24 कैसे निकला होगा अगर मैं उलट वर्किंग करूं तो? ये निकला होगा जी 8 कैसे? 8 रुपीज़ 8 जैसे निकाल रहे थे हम, पर आवर इंटू 3 आवर्स पर यूनिट, आ गया आंसर 24। ठीक है,
ये काम हुआ होगा, लेकिन मेरे पास ये नहीं हुआ पड़ा था, मुझे तो ये निकाल 24 डिवाइडेड बाय 3 करके, ये 24 डिवाइड बाय 8 करके ये 3 निकालना था। हर B16 पे कितने आवर्स लगते हैं स्किल्ड लेबर के? 3, और 45 पर यूनिट है तो डिवाइड बाय 3 करना था, तो पर आवर कंट्रीब्यूशन आ जाना था। बेटा ये तो 5 आवर्स चाहिए हैं B22 पर, कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है B16 का, और B16 के ऊपर 3 आवर्स लग रहे हैं, कि B16 पे भी आपने 5 लगाने हैं। पढ़ो दोबारा, ईच यूनिट ऑफ B22 रिक्वायर्स 5 आवर्स। ये जो हमने अभी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको वैलिडेट कर रहे हैं, उसके ऊपर स्किल्ड के 5 घंटे लगने हैं हर यूनिट पर। यहां पर जो ऑलरेडी चला रहे हैं B16, उस B16 के हर आर पर, हर यूनिट पर कितने आवर्स लग रहे हैं? 3। ये कैसे पता लग रहा है? टोटल कॉस्ट दी हुई है और 8 पर आवर उसने रेट बताया था स्किल्ड का, यहां से मैंने निकाला। ये तो मैंने वैसे बताया कि ऐसे निकाला हुआ है इन्होंने। हम क्या करेंगे, हम तो यहां पे आगे कहेंगे कि पायन एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा इधर हो जाए। यहां पे हम क्या कहेंगे जी, 45 है, इसको डिवाइड करना है 3 आवर्स से, रुपीज़ 45 है, इसको डिवाइड करना है 3 आवर्स से। जी ये 3 आवर्स कैसे आए जी? इसके लिए वर्किंग कोई जो 1.1 1.2 जो भी करनी है यहाँ पे आप करेंगे कि जी हमने 24 रुपये देखे, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 8 रुपये से, तो हमारे पास 3 आवर्स आ गए। ठीक है ना जी? तो ये आता है 15 और ये बनता है 23। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया हुआ मैंने काम आपके लिए आज वाले हैंडआउट में। ये अच्छा वो ओपन किया हुआ था इसमें। ये जी अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर 23 पर आवर, 5 आवर्स अब B22 पे चाहिए, और 500 यूनिट्स। N2 में जाके देखें जी क्या चक्कर है, ये 2 N2 आ गए, कोई गड़बड़ होगी। मटेरियल X1 के लिए क्या हुआ यहाँ पे, मैं मिस कर गया हूँ शायद। चलें मैं देख लेता हूँ, मैं तस्वीर भेजी हुई उनको जो हाथ से लिखा था, या एक आधा नंबर आगे पीछे होगा। चले छोड़ें, आप कैलकुलेशन देखें जी। 57,500 कैसे आया है? N2 में आए, 3 में आए, बल्कि ये N3 है। एज नंबरिंग इधर आगे पीछे हो गए भी, माजरत। ठीक है, एज अ स्किल्ड लेबर इज शॉर्ट, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी डाइवर्जन कॉस्ट विच विल बी कैलकुलेटेड एज करंट पेजेस कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ B16 लॉस्ट। ये कैसे निकला है? ₹45 डिवाइड बाई 3, इसके लिए 3.1 देखो। स्किल्ड लेबर आवर्स कैसे निकले हैं? 5। यस ठीक है, तो यही काम मैंने करके दिखाया आपको। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिल गया? 23 क्या है जी? डाइवर्जन कॉस्ट पर आवर, लेकिन ये क्या है? पर आवर। तो यहां पे जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया 23 इंटू 5 इंटू। ठीक है जी, और को सवाल इसमें? मैं नंबरिंग देखता हूं फिर, जरा जल्दी से बताएं। और अनस्किल्ड में कोई मसला आया? जी बिल्कुल करेंगे। वो कहता है जी टोटल चाहिए तो 1500 आवर्स। ठीक है, कंपनी हैज सरप्लस अनस्किल्ड वर्कर्स हु आर पेड अ फिक्स्ड वेज ऑफ, ये भी तो बताया था जो पिछली भाई की एग्जाम। ठीक है, और वो कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड 900 आवर्स आर अवेलेबल, यानी ये स्पेयर पड़े हैं। अब टोटल 1500 चाहिए, इनमें से 900 स्पेयर हैं, तो वो 900 की कॉस्ट तो क्या हो गई? नील रह गए, बाकी 600। इन 600 के बारे में क्या कहता है? द बैलेंस ऑफ अनस्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट कुड बी मेट बाय वर्किंग ओवर टाइम विच इज पेड टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या होता है? 1 प्लस हाफ। ठीक है, 1 कितना पे कर रहे थे? ₹6 पर आवर। हाँ ये तो 6 है ना, ये 6 पर आवर है, प्लस 50% ऑफ 6, ये आ गया 9। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अब वर्किंग कैसे करनी है ये देखें। अब ये नोट 4 था बहरहाल। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ 900 स्पेयर लेबर आवर्स, स्पेयर आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर विल बी नील एज दे आर पेड फिक्स्ड कमिटेड वेजेस एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा पेमेंट, जैसे यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग 600 आवर्स वो कैसे निकले ये बताना है। छोटी सी वर्किंग कर दी, कैसे जी? 1500 चाहिए थे, 500 इंटू 3, 1500 चाहिए थे 900 पे, बाकी कितने बच गए? 600। फॉर रिमेनिंग 600 आवर्स रिक्वायर्ड रेलेवेंट कॉस्ट विल बी ओवर टाइम कॉस्ट, और वो मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दी थी शायद। हाँ ये 6 पर आवर था,
इंटू 1.5 किया तो 9 हो गया, इंटू 600 आवर्स, तो ये हो गया। ठीक है भाई, जाग के बैठो। और कोई सवाल? और जी, और इसमें कोई, मैं आप खुद ही देख लेता हूँ, बाकी अनस्किल्ड भी हो गई। उसके बाद कंपनी एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स 22.5 पर है, ऑफ विच 8.7 इज वेरिएबल, बैलेंस इज फिक्स, छोड़ो उसको। इफ प्रोडक्शन इज अंडरटेकन एस्टिमेटेड एंड एक्स्ट्रा, ये इंक्रीमेंटल, ये भी आएंगे। उसके बाद स्पेयर कैपेसिटीज अवेलेबल इन ईच B20 विल रिक्वायर 2 आवर्स टू मशीनिंग टाइम, ठीक है। एग्जिस्टिंग इन एडिशन फिशिंग नहीं है, ये फिनिशिंग मशीन है, माजरत, फिनिशिंग, ये फिनिशिंग मशीन चाहिए होगी। विल बी रिक्वायर्ड फॉर 2 वीक्स टू कंप्लीट B22, द मशीन विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2650 पर वीक। जिन्होंने सवाल किया हुआ है एंजॉय तो वही कर रहे हैं, बाकी को तो लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, आज 16 बने हुए हैं सर। एंड देयर विल नो, भाई साहब ये 8.75 पर आवर, और B22 रिक्वायर्स 2 आवर्स, और B22 कितने हैं 500, तो ये तो होगी वेरिएबल कॉस्ट 8.75 इंटू 2 इंटू 500, ठीक है। कितना? ये देखो 8,750 ही है, फिर बस नोट नंबर आगे पीछे हो सकता है, कैसे निकला ये। इसके बारे में N4 में क्या लिखा है, रेलेवेंट कॉस्ट, अच्छा वो नंबर आगे पीछे हुए हैं। N5 होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट एज दीज आर इंक्रीमेंटल, नोट लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी वही बात की है उसने, मिनिमम प्राइस बताओ, एक्सप्लेन ब्रीफली बट क्लियरली हाउ ईच फिगर इन मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, तो इसलिए मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, एक एक लाइन चाहे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये 4,000 भी क्या है, इंक्रीमेंटल है ना, इंक्रीमेंटल बोलो। इफ प्रोडक्शन ऑफ BB इज अंडरटेकन, ठीक है। हाँ, जो बाकी एब्जॉर्ब थे उनके बारे में उसको बताना ज़रूर है, कैसे बताएंगे अल्लाह करे मैंने लिखा हो। हाँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब वाले नोट आइए, एक नंबर आगे हो गया, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट, हाउएवर एग्जिस्टिंग ये एक्स्ट्रा 4,000 विल बी रेलेवेंट। तो ये मैंने दोनों के बारे में एक ही नंबर लिखना था ना, यहाँ पे लिखा सही हुआ है, बस आगे नंबर कहीं आगे पीछे हो गया मुझसे, ठीक है जी। तो एक नील आ गया, एक 4,000 आ गया। और उसके बाद वो जो मशीन लेनी थी उसकी हायरिंग कॉस्ट क्या है, 2 वीक्स के लिए आपको फिनिशिंग मशीन चाहिए, उसके किराए जो है 2 वीक्स का वो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है, सिंपल हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट। डेवलपमेंट कॉस्ट नई चीज़ थोड़ी सी थी, कहता है कैश स्पेंड 3200 ऑलरेडी ऑन डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। जो ऑलरेडी इनकर हो गया ये तो संक कॉस्ट होती है, ठीक है जी। हाउएवर अनदर 1750 विल हैव टू बी स्पेंड मेकिंग द टोटल टू 5,000। ये क्या है, अब 5,000 तो टोटल है और ये 3200 संक है, तो हमारे रेलेवेंट क्या हो गया 1750। तो ये 1750 हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 3250 संक कॉस्ट, सो इरेलेवेंट हाउएवर 3250 इज संक, हाउएवर 1750 इज अ फ्यूचर कॉस्ट, सो इट इज़ अ रेलेवेंट कॉस्ट। और यहाँ पे आके हमने इसको लिख भी दिया, ठीक है। तो अब ज़रा मैं सोल्यूशन सही कर लूँ, मतलब नंबरिंग नोट की सही कर लूँ, इसमें कोई मसला है तो पूछें, नहीं है। अब ज़रा मैं नंबरिंग इनकी सही कर लूँ, मैं ज़रा देख लूँ, अपनी तस्वीर से देखता हूँ, पता नहीं गलती मुझसे ही हुई होनी है इसमें, आज मुझे लग रहा है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं रात को ही चेंज कर रहा था बैठा जी। असल में ना नोट पहले मैंने वो 24 सवालों का सोल्यूशन किया ना, तो ये सोल्यूशन भी जो उन्होंने टाइप करके भेजा था इसको भी मैंने फिर उसी तरतीब पे कर दिया, तो एक तरतीब पे गया, थोड़ा नोट आगे पीछे हो गए, मुझे ज़रा देख लेने दें। असगर खान, ये लेक्चर नंबर 41 है ना। और नहीं तस्वीर देखनी है, मैं वही लेक्चर हैंडआउट देखी जा रहा हूँ, हैंडआउट तो मेरे सामने है। डेवलप, हाँ ये मिल गया। अच्छा जी, नोट नंबर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मुझे मिल गया जी, मिल गया, मुझे मिल गया। एक मिनट ज़रा, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दे दें भाई, हिम्मत थोड़ी सी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स विल बी हायर ऑफ 2 बेनिफिट्स फॉरगोन, ठीक है। उसके बाद इसके साथ N1 था, ये N1 ही आ रहा है। आगे चलते हैं जी, रॉ मटेरियल वाई, सिंस मटेरियल वाई इज रेगुलरली यूज्ड, टोटल कॉस्ट, ये सारी वर्किंग N2 है, ऊपर भी N2 लिखा हुआ है, 45,250 के साथ ठीक हो गया।
सिंस स्किल्ड लेबर इज शॉर्ट, यहां पे N3 आना था। जी, सिंस स्किल्ड लेबर इज शॉर्ट, एज स्किल्ड लेबर इज शॉर्ट, ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगले N4 अनस्किल्ड के साथ है, हाँ N4, अगले सारे ही गलत लग रहे हैं मुझे, चलो देख लेते हैं। N4 आ गया। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स N5, भाई ना जाओ ऐसे छोड़ के। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स N6 और N6 ये दोनों थे। N7 डेवलपमेंट कॉस्ट 8 हैं, सही, डॉक्टर डन हो गए, ठीक है जी। ये नंबरिंग ज़रा सही कर लें और प्लीज़ आखिरी बार दोबारा सुन लें मेरी बात, ये नंबरिंग सही कर लें जी। 1 2 3 4 5 6 दो दफ़ा है और 7 8, अच्छा वो नज़र भी आ जाएगा, बस ये थोड़ी सी गलती होगी। इधर देखें जी, ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का सोचा था, लेकिन चले अब सिर्फ प्रॉब्लम वाले डिस्कस करूंगा और कल होमवर्क वाले सवाल। लेकिन आप गौर से देखें, मैंने सब में यही तरतीब बना दी है। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल ए, मटेरियल बी, N1 N2, N1 मटेरियल इज रेगुलरली यूज्ड, देयरफॉर उसी तरह से रेलेवेंट कॉस्ट विल बी परचेज प्राइस, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको सिखाया है। हर सवाल के अंदर सोल्यूशन इसी तरतीब पे होगा। मटेरियल बी इज नो लॉन्गर यूज और कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है, इसलिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगॉन जो होगी, स्क्रैप वैल्यू फोरगॉन जो होगी, वो रेलेवेंट कॉस्ट, ये आपने बाद में देखना है। एक सवाल पहले पूरा करवाया है, आपने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह से लिखते जाएं, हर एक के बारे में यही तरतीब हो, कॉस्ट लिखें और साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन दें, ताकि तैयारी हो जाए। वो दोनों चीज़ें मांगेगा तो दोनों लिखने के काबिल तो होंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें कौन सी की इंक्लूड किया या एक्सक्लूड किया, बताओ कैसे, तो ये तरतीब यहाँ से तैयार होगी। तो ये मटेरियल के सवाल हैं, सारे एक ही तरह से होंगे, सारे एक ही तरह से होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज होंगे, ठीक है जी। और यहाँ से ऑनवर्ड्स लेबर के शुरू होते हैं। ये देखें, लेबर में भी ऐसे भी पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ 225, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग, ओवर टाइम, डाइवर्जन कॉस्ट, जैसे अभी लिखा डाइवर्जन कॉस्ट, जैसे जब जब आएगा डाइवर्जन कॉस्ट, बार बार एक काम करेंगे, तरतीब पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से 1 तो मैंने करवा दिया था क्लास में, 2 से वो उसको भी शामिल कर लो, 1 से 24 तक उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। प्लीज़ ये एक सिटिंग में बैठ के पहले आप लोगों ने करना है। जिन्होंने कर लिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए ये उनका उधार है, अब उनको उतारना तो पड़ेगा। बाकी जो बच्चे हैं और जो बच्चों ने ये होमवर्क करना है, उनका डबल काम हो गया। होमवर्क के अंदर 2 सवाल हैं, स्प्रिंग 2 का मलाइका इंडस्ट्रीज क्वेश्चन 4 18 नंबर का ये सवाल, और स्प्रिंग 8 का फजल इंडस्ट्रीज, ये कितने नंबर का था भूल गया, 14 नंबर का ये भी सवाल है। मार्क्स इंटू 1.8 करें। आप समझे पेपर शुरू हो गए हैं आपके, आप समझे आईक्यू के पेपर के अंदर बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो अब सवाल नया है, सोल्यूशन नहीं है, शुक्र करें। लेकिन पहले क्या करना है, 24 सवालों को एक सीटिंग में बैठ के करना है, उसका सोल्यूशन मौजूद है। ये सवाल आपने मार्क्स इंटू 1.8 करके अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है जैसा तैसा हो, खुद एक बार कर देना है, ठीक है। सोल्यूशन वैसे नहीं है, कल आएंगे मैं सोल्यूशन शेयर करूंगा, पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और फिर नया सवाल को एक आधा कर भी लेंगे क्लास में, और फिर होमवर्क में कुछ दो एक सवाल नए दे दूंगा ताकि आप पहले सवालों को करते रहें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।